आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू की कमान संभालने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना पहुंचे। उनके स्वागत को लेकर जेडीयू ने एक मेगा शो में इसे तब्दील कर दिया। 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। जिम्मेदारी लेने के बाद वो पहली बार पटना पहुंचे थे। ललन सिंह का कैसे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, ललन सिंह ने पटना पहुंचकर क्या दावा किया, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आगे हाथी, पीछे ऊंटों का काफिला। ढोल नगाड़ा, आतिशबाजी। और हजारों की भीड़ का ये काफिला किसी बड़ी रैली या चुनावी रोड शो का नजारा नहीं है, बल्कि भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं जेडीयू के नए अध्यक्ष ललन सिंह की। जेडीयू की कमान संभालने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंचे, जहां जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने ललन सिंह का ग्रांड वेलकम किया। ललन सिंह आप खुले गाड़ी से बाहर निकले हैं और अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। पटाखे हो या फिर जो बैंड बाजा, जबरदस्त उत्साह, ये बताने को काफी है कि ललन सिंह के स्वागत के लिए जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है। और ये एकजुटता ये बताने को काफी है कि ललन सिंह की अगुवाई में जेडीयू एक बार फिर से अपने पुराने दौर में पहुंचेगी। तो ये तस्वीर देखिए, वाहनों की लंबी कतार, और ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है जेडीयू की तरफ से कि जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है और ललन सिंह के आने के बाद पार्टी दूसरे कलेवर में नजर आएगी। फूल मालाओं से लदे ललन सिंह खुली जीप से बेली रोड होते हुए जेडीयू के दफ्तर पहुंचे। जितनी गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने वेलकम किया, उतनी ही गर्मजोशी से ललन सिंह ने अभिवादन भी स्वीकार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने दावा भी कर दिया कि जेडीयू अब 2005 से भी मजबूत रुतबे को हासिल करेगी। जेडीयू में 2005 का जो आपने दौर देखा, क्या आपको लगता है एक बार फिर से वो दौर आएगा? उससे मजबूत दौर आएगा। ललन सिंह के भव्य स्वागत के पीछे जेडीयू की बड़ी रणनीति है। दरअसल जेडीयू विरोधी दल को यह एहसास दिलाना चाहता है कि जेडीयू ने अब तेवर बदल लिया है। सर, ये भी चर्चा हो गई कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो जो आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं उनमें टूटने का डर हो सकता है। आप कई बार बोल भी चुके हैं। तोड़ फोड़ वाला काम हम लोग नहीं करते, लेकिन सर संपर्क में है आपके, स्वतः टूट जाते हैं तो हम क्या करें। दरअसल ये ललन सिंह के भव्य स्वागत के साथ साथ जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन भी था, जिसका एहसास विरोधियों को जरूर हो रहा होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू ऑफिस में भी ललन सिंह का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि संगठन कार्यकर्ता चलाते हैं और वे हमेशा कार्यकर्ताओं की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी नीतीश सरकार के 15 साल के काम को जनता तक पहुंचाना होगा। अध्यक्ष संगठन नहीं चलाता, संगठन को मजबूत करते हैं आप सभी कार्यकर्ता साथी। अध्यक्ष का काम है, सिर्फ अध्यक्ष का काम है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करना। और यह हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक एक कार्यकर्ता के मान और सम्मान की रक्षा की जाएगी। यह हम आपको भरोसा देंगे। और मैं जब भी पटना रहूंगा 12 बजे से कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय में उपलब्ध रहूंगा और शाम तक जब तक एक कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे नहीं जाएंगे। जातीय जनगणना से समाज और देश का कितना भला होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने और नहीं कराने पर राजनेता अपने अपने हिसाब से सियासी गुणाभाग में जरूर लगे हैं। जेडीयू सांसद सुशील
कुमार पिंटू ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराएगी। इसके जवाब में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अलग से जातीय जनगणना कराने की बिहार सरकार की कोई योजना नहीं है। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों से ही सही लोगों तक विकास पहुंचेगा। तो विरोधी आरजेडी जातीय जनगणना की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में होगी, तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना। राष्ट्रीय जनगणना के सारे पहलुओं को देख रही है और फिर जब उचित अवसर आएगा तो फिर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन अभी बिहार सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जातियों ने जातियां नहीं बनाई, जिन लोगों ने जातियां बनाई वो जातीय गणना से भाग क्यों रहे हैं? जातीय गणना उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या शैक्षणिक स्थिति है? क्योंकि संविधान ने कहा है कि हम शैक्षणिक स्थिति और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम आगे लाएंगे। समस्तीपुर से खबर, जहां पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुसरी घरारी के बखरी की है, जहां पंचायत के दौरान पूर्व मुखिया शशि झा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मुसरी घरारी में जाम कर बवाल किया और साथ ही बाजार भी बंद कराया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले आपराधिक घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। समस्तीपुर के एक पूर्व मुखिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुसरी घरारी थाना इलाके के बखरी बुजुर्ग पंचायत से सामने आई है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें पूर्व मुखिया की मौत हो गई। घटना के बारे में मिली पहली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुखिया शशिनाथ झा किसी मामले की पंचायती के लिए बखरी बुजुर्ग टोला गए थे, जहां अपराधियों ने पिस्टल से उन पर कई राउंड गोली चलाई और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाइक सवार अपराधी हत्या को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकले। पूर्व मुखिया की हत्या के बाद पूरे इलाके में लोग आक्रोशित हो गए हैं। मुखिया के समर्थकों ने मुसरी घरारी स्थित सड़क को जाम कर दिया और बाजार को बंद कराकर आगजनी की। सूचना पर पहुंची पुलिस को समझाने में पसीने छूट गए। आक्रोशितों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। और बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग की जाने लगी। जब एसपी मौके पर पहुंचे तो लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, लाठी चार्ज किया गया, रबड़ की गोलियां चलाकर भीड़ को खदेड़ा गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। एक साथ दो तस्वीरें, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक की हत्या पर बवाल बचा। पुलिस ने समझाने के लिए पहल शुरू की, लेकिन गुस्साए लोगों ने एक नहीं सुनी, पुलिस को ही खदेड़ना शुरू किया। एसपी उस समय मौके पर मौजूद थे, लेकिन बल प्रयोग करना पड़ा ताकि लोगों की जो भीड़ है उसे भगाया जा सके, तितर बितर किया जा सके। तो युवक की हत्या पर बवाल। सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है, एसपी मौके पर मौजूद हैं, मॉनिटर किया जा रहा है। पूरी तरीके से छावनी में ये तब्दील हो गया ये इलाका। हालांकि जो गुस्साए लोग थे उनकी भीड़ तादाद ज्यादा थी, उन्हें भगाने की कोशिश की गई। और उसके बाद अभी इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, उसमें मातम का माहौल तो है, लेकिन भीड़ ना इकट्ठी हो, विरोध का दूसरा स्वरूप न सामने आ जाए, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। भारी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इधर सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हो गई। महाराजगंज थाना इलाके की घटना है। दरअसल कल हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है। रुकुंदीपुर गांव में पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों को समझाने गई थी पुलिस और उसी दौरान लोग पुलिस से उलझ गए।
लोगों का कहना है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हुई। महाराजागंज थाना इलाके की ये घटना है। दरअसल गुरुवार को हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है। रुकुंदीपुर गांव में पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों को समझाने गई थी पुलिस, उसी दौरान लोग पुलिस से उलझ गए। लोगों का कहना है कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुवार को दोपहर अज्ञात अपराधियों ने महाराजगंज शहर में अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना में अन्य 2 लोग भी अपराधियों की गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए थे। एक व्यक्ति का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में और दूसरे का पटना के पीएमसीएच में हो रहा है। महाराजगंज में गोलीबारी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार गोलीबारी और लूट जैसे वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। इधर छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने एम्बुलेंस में शराब की तस्करी का खुलासा किया है। मशरक के बनसोही के पास पुलिस ने एक साथ 2 एम्बुलेंस में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है और शराब की एक खेप दिल्ली से हाजीपुर ले जाई जा रही थी। संदेह होने पर इसकी तलाशी ली गई और शराब के खेल का खुलासा हो गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता। कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब के तस्कर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं ताकि बिहार में शराब को लाया जाए और उसे खपाया जाए। लेकिन हमारी उत्पाद विभाग की पुलिस जो है लगातार चौकन्नी है और यही कारण है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस के अंदर जहाँ मरीजों को ढोया जाता था वहाँ शराब की तस्करी की जा रही है। और ये पूरा जो एम्बुलेंस इस तरह से बनाया जाए, इसमें हर जगह शराब को केबिन के अंदर में जहाँ मरीज लेटते हैं उसके अंदर में तमाम जगहों पर शराब की भारी मात्रा में खेप रखी गई है। तो ये पूरी खुलासा जो है छपरा के उत्पाद विभाग ने किया है और किस तरह से खुलासा किया गया है ये बताने के लिए हमारे साथ उत्पाद विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि सर ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या कैसे ये संज्ञान में ये गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक आ रहा है गाड़ी, इस पे विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने बनसोई चेक पोस्ट के पास एक एम्बुलेंस को ट्रैक किया, वो देख के भागने लगा, उसका पीछा किया गया तो तरैया के पास इस गाड़ी को पकड़ा गया। इसमें जांच करने पे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और ये शराब की काउंटिंग की जा रही है। इसके बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए भैया कहाँ से आप लोग आ रहे थे? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ये बताइए इतनी बड़ी भारी मात्रा में शराब एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं आप लोगों ने? ये हमारा पर्सनल बिजनेस तो है नहीं, ठीक है। 2 पैसे के लिए सब कोई गलत काम कर रहा है और बिहार में बहुत लोग हैं सर जो दारू का शराब का काम कर ही रहे हैं। और माल एक चीज़ नहीं है, आप अपना बिहार बॉर्डर पे आप खड़े हो जाइए, कितने सरकारी विभाग ही इसमें मैनेज किए हुए हैं। बिल्कुल मैंने के साथ पहले भी कभी पकड़े गए हैं, कितने लोगों को मैं देख नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन मैं कितनी बार मैं पर्सनल टैक्सी अपना चलाता था। कल माझी के पास भी एक ऐसा ही शराब का लदा हुआ एम्बुलेंस पकड़ा गया था और अब ये छपरा मशरक के बनसोही के पास ये पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इन लोग के मंसूबे थे उस मंसूबों को कहीं ना कहीं उत्पाद विभाग ने ध्वस्त कर दिया है और ऐसे गाड़ियों की अब लगातार सतत निगरानी की जा रही है जिन पर संदेह है वो चाहे एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बिहार में इन दिनों तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन कटिहार में गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोग कैसे दहशत में, इसका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को आप देखिए। कटाव की जद में आ चुका ये मस्जिद काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और जो बाकी ढांचा बचा था वो महज 5 सेकंड में गंगा में विलीन हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो अहमदाबाद के बबला बन्ना मस्जिद की है जो गंगा से हो रहे कटाव की चपेट में आ चुका था और महज 5 सेकंड में ये पूरा का पूरा जो ये जो इमारत थी मस्जिद की वो गंगा में समा गई। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर गंगा अभी 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गंगा घाटों के किनारे बने पाथवे पानी में डूब गए हैं। राजधानी पटना से होकर बहने वाली गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पटना में कई गंगा घाटों पर पानी ऊपर तक चला आया है। गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। पटना कॉलेज घाट पर भी गंगा नदी लबालब है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पटना से सटे कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। गंगा किनारे के गांव में जलस्तर में वृद्धि की तेज रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। दानापुर दियारा के पुरानी पानापुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है।
पटना के गंगा दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कि अभी तो पानी लबालब है, तो इसमें नाला क्या है, कहाँ है, नदी कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में आजकल जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में लंबे समय बाद कल से एक बार फिर सिनेमा हॉल दर्शकों से गुलजार होने जा रहा है। हालांकि सिनेमा हॉल को शुरू करने को लेकर प्रशासन के कई निर्देशों का उन्हें पालन करना होगा। हॉल की क्षमता के 50% दर्शकों को ही प्रवेश दिया जाएगा और हाल में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना होगा। पटना के एक सिनेमा हॉल में तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी है। 7 अगस्त से सिनेमा हॉल जो है वो खुलेंगे और सिनेमा हॉल में जो है वो दर्शकों की भीड़ नज़र आएगी, लेकिन 50% जो दर्शक हैं वही सिनेमा हॉल में एक शो में सिनेमा का लुत्फ उठा पाएंगे और इसको लेकर के तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। सिनेमा हॉल संचालक जो हैं वो कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका पूरा यहाँ पे ख्याल रखा है। जो साफ़ सफाई है वो सिनेमा हॉल संचालकों की तरफ से कर ली गई है। ऐसे में सिनेमा हॉल संचालकों ने सीधे तौर पे अभी से ही अपील किया है वैसे लोगों से जो सिनेमा प्रेमी हैं कि आप अपना टिकट सही समय पर जो है वो बुक कर लें और जो छूट राज्य सरकार ने अब सिनेमा हॉल खोलने को लेकर के दी है तो इसको लेकर के सिनेमा हॉल संचालकों का कहना है कि सरकार ने जो छूट दी है उसका जो नियमावली जो बनाया है उसका पूरा ख्याल उनकी तरफ से रखा जाएगा। चूँकि शो जो है शाम 7 बजे तक ही दिखाई जाएगी। कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन है जो जिला अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसका अनुपालन पूरे जो शो का संचालन है उस दौरान किया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी के बाद बिहार में कल से शॉपिंग मॉल भी खुल रहे हैं। पटना में डीएम ने फिलहाल हफ्ते में 3 दिन ही मॉल को खोलने की अनुमति दी है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही मॉल खुलेंगे। मॉल संचालकों ने सफाई को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की पूरी तैयारी कर ली और पटना के पीएम मॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने मॉल्स को भी खोलने का अनुमति दिया है और 7 अगस्त यानी कि शनिवार से जो है मॉल का संचालन शुरू हो जाएगा। मॉल में जो लोग हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर के मॉल में कह सकते हैं कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। देख सकते हैं कि साफ़ सफाई के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है जो बिल्कुल अनिवार्य कहा गया है कोविड-19 के प्रोटोकॉल में, उसका यहाँ पे स्टिकर लगाया गया है और सभी से जो है वो अनुपालन कराने के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर ली गई है। तो यहाँ एंट्री गेट है, ये पीएम मॉल है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग जो है वो भी किया जा रहा है। हमारा भी यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग से जाँच जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे किया जा रहा है और स्कैनिंग जांच करने के बाद ही लोगों को अनुमति होगी अंदर जाने की। और यहाँ पे लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए अंदर आएंगे और फिर चूँकि सप्ताह में 3 दिन ही मॉल्स को खोलने की अनुमति दी गई है। जिला अधिकारी ने जो है वो 3 दिन ही मॉल खोलने की अनुमति उनकी तरफ से दी गई है, तो उसका भी यहाँ पे अनुपालन होगा। चूँकि जिस मॉल में मैं मौजूद हूँ इस मॉल में सिनेपोलिस भी है, तो ऐसे में सिनेमा हॉल्स को खोलने की अनुमति जो है वो मिली है। हर दिन सिनेमा हॉल्स खुलेंगे और जो सिनेमा प्रेमी हैं वो यहाँ पे आएंगे, तो उसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पूर्णिया में वन विभाग ने 1 करोड़ का हाथी दांत बरामद किया। वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी मिली थी कि तस्कर हाथी दांत ला रहे हैं। इसके बाद छापेमारी की गई और एक कार से करीब 16 किलो हाथी दांत बरामद किए गए। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।